साथियों, जब भी कोई राज्यपाल निर्णय लेता है तो उसके निर्णय पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। सवाल उठाने के कुछ कारण भी हैं और हमारी राजनीति का पूरा इतिहास ये सब बयां करता है। राज्यपाल के ऊपर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। इसलिए आज हम हरियाणा सरकार के संदर्भ में 4-5 मुद्दों पर बात करेंगे। शॉर्ट में चर्चा करेंगे, संवैधानिक चर्चा करेंगे, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। क्या राज्यपाल ने केंद्र सरकार के प्रति वफादारी निभाई है? क्या नायब सैनी सरकार के पास बहुमत था? अगर मुख्यमंत्री विधानसभा का अधिवेशन नहीं बुला रहा है तो राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं और राज्यपाल का निर्णय सही है या गलत? संविधान क्या कहता है? नमस्कार, जय कुमार पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम हरियाणा के संवैधानिक संकट पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि आजादी के बाद संभवतः यह देश की पहली घटना है। जब ऐसी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले हमें अपना इतिहास याद आता है, हमारे कानून याद आते हैं, हमारी परंपराएं याद आती है। साथियों, मैं यहां पर स्पष्ट कर देता हूं कि प्रत्येक चीजों का वर्णन करना संविधान में संभव नहीं है। इसलिए संविधान में ही विधानमंडल का प्रावधान कर दिया गया है। यह विधानमंडल केंद्रीय स्तर पर भी होता है, जिसको हम संसद कहते हैं, राज्यों के स्तर पर भी होता है और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी होता है। इसलिए जब भी हम संविधान पढ़ते हैं तो हमें भारतीय संविधान भी पढ़ना पड़ता है। संविधान के अनुसार कानून बनाने वाली संस्थाओं के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका भी अध्ययन करना होता है, बहुत सी परंपराओं का भी अध्ययन करना होता है और न्यायपालिका के निर्णय और उनके द्वारा दी गई व्याख्याओं का भी अध्ययन करना पड़ता है। तो हरियाणा के संदर्भ में आज ये जरूरी हो गया है कि सबसे पहले हम ये देखें कि विधानसभा का विघटन किन कारणों से हो सकता है या विधानसभा को किन कारणों से भंग किया जा सकता है। तो इसको हम देखें तो ये मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है। दूसरा कारण, यदि राज्यपाल किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही विधानसभा को विघटित करने का या भंग करने का निर्णय ले लेता है। साधारणतः ऐसा तब होता है जब सरकार को नया जनादेश लेने की जरूरत महसूस होती है, या सरकार विश्वास प्रस्ताव में हार जाती है, या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, या किसी अन्य नीति विषयक प्रश्न पर विधानसभा में सरकार पराजित हो जाती है और राज्यपाल को उसी विधानसभा में से नई सरकार का गठन करना व्यवहारिक रूप से प्रतीत नहीं होता है। दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण यह है कि यदि राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देता है तो उसे यह लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में विधानसभा का विघटन करना ही उचित है। अगर उसको ऐसा लगता है तो ध्यान रखना, अधिकतर मामलों में विधानसभा को विघटित नहीं किया जाता है, केवल निलंबित किया जाता है, लेकिन वह ऐसा विघटन कर सकता है। यह राज्यपाल के पास शक्ति है। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में 13 मार्च 2024 को मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसलिए एक दिन के लिए विधानसभा का अधिवेशन बुलाया गया, शपथ वगैरह दिला दी और उनको बहुमत वगैरह साबित कर दिया। इसलिए अब प्रश्न यह उठता है कि यह अधिवेशन क्या होता है, कौन इसको बुलाता है और कब इसको बुलाता है, क्योंकि पूरा मामला अधिवेशन को लेकर ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिवेशन क्या होता है। साथियों, संसद में या राज्यों के विधानमंडल में जो भी सदन होते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यों में कुछ राज्यों में 2 सदन भी है, कुछ में 1 सदन भी है। हरियाणा में 1 सदन। एक सदन वाले राज्य में जो सदन होता है उसको विधानसभा कहते हैं। सरकार के द्वारा कोई भी योजना को लागू करना है
या कोई नया नियम बनाना है, तो वो सारा कार्य करने के लिए विधानसभा की बैठक होना जरूरी है। और विधानसभा की कुछ बैठकों के एक समूह को अधिवेशन या सेशन या सत्र कह दिया जाता है। हालांकि ये एक दिन का भी हो सकता है, जरूरी नहीं समूह हो, और 2, 3, 4 महीनों का भी हो सकता है। या फिर ये कह सकते हैं कि एक अधिवेशन में 1 से लेकर कितनी भी बैठकें हो सकती है। ये कितने दिन तक चलेगा इस बारे में संविधान में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। चाहे ये साल भर भी चलता रहे, चाहे ये 2 महीने में खत्म हो जाए, चाहे 1 दिन में खत्म हो जाए। अब बात आती है कि अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है। तो साथियों, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो अपने अनुसार शासन चलाने के लिए नए नए कानूनों का निर्माण करता है। जनता को जो वादे किए थे चुनाव प्रचार में, उनको पूरा करने के लिए कानून निर्माण करती है सरकार। इसलिए अधिवेशन बुलाया जाता है। अधिवेशन का मतलब एक सेशन होता है जिसमें ये कानून वगैरह निर्माण करने का सारे कार्य होते हैं, विधेयक वगैरह सब पास करते हैं। अब बात ये आती है कि अधिवेशन बुलाता कौन है। इसके लिए केंद्र में संसद का अधिवेशन बुलाने के लिए अनुच्छेद 85 में इसका प्रावधान है, और राज्यों के लिए अनुच्छेद 174 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 174 का पहला खंड यह कहता है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो है ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुलाएगा, लेकिन उसके एक सत्र की अंतिम बैठक, यहां पर गौर करिएगा, उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के लिए निर्धारित तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। यह भी ध्यान रखिए, 6 माह का अंतर नहीं होगा, 6 माह से ज्यादा का नहीं, 6 माह का ही अंतर नहीं होगा। हरियाणा सरकार के 6 माह 12 सितंबर को पूरे हो रहे थे, अर्थात अगर 12 तारीख अधिवेशन के लिए निर्धारित है तब तो सब कुछ ठीक है, 6 महीने का अंतर नहीं होगा। और अगर उसके बाद की कोई तारीख, जैसे 13 तारीख या कोई और तारीख निर्धारित कर रखी है, तो 6 माह का अंतर हो जाएगा। अब यहां पर जो भाषा लिखी है कि 6 महीने का अंतर नहीं होगा, तो नहीं होगा, नहीं का मतलब नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर संवैधानिक संकट हो चुका है। दरअसल 17 अगस्त को क्या होता है, इस संवैधानिक संकट से बचने के लिए कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया जाना था हरियाणा सरकार के द्वारा कि विधानसभा का सत्र कब बुलाना है। लेकिन इस कैबिनेट की बैठक से पहले ही 16 अगस्त को आचार संहिता लग गई, चुनावी गतिविधियां तेज हो गई, और इसी दौरान बीजेपी के नए चुनाव के लिए जो टिकट दिए उसमें 14 पुराने विधायकों के टिकट काट दिए। ये सारी चीजें मैं अखबार वगैरह के माध्यम से ली हुई उन पर चर्चा कर रहा हूं। अब यह भी डर था कि अगर कोई भी प्रस्ताव लाए तो उसमें क्रॉस वोटिंग हो सकती थी, क्योंकि अब विधायकों का क्या बिगड़ेगा, दल बदल अधिनियम लगाएंगे तो भी क्या होगा, सदस्यता ही तो जाएगी। वैसे भी तो उनका टिकट नहीं, उनको नहीं मिला, 1 महीने बाद तो सदस्यता जानी ही, आचार संहिता वैसे भी लग गई है। इस संवैधानिक संकट से बचने के लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। विपक्षी दलों का यह कहना है कि सरकार के पास बहुमत नहीं था, इसलिए इन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया, नायब सिंह सैनी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह कार्यवाहक मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता है। तो साथियों, केंद्र और राज्यों के मामले में यहां पर थोड़ा सा मामला अलग है। केंद्र में अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो भी मंत्री परिषद बनी रहती है,
क्योंकि राष्ट्रपति बिना मंत्री परिषद के कार्य नहीं कर सकता। अगर किसी कारणवश पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री की मृत्यु होते ही सभी मंत्री अपने पद से हट जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति तुरंत एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की व्यवस्था करता है, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं देश का शासन नहीं चला सकता। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो मंत्री परिषद के अनुसार शासन चलाएगा। इसीलिए एक मंत्री परिषद की जरूरत होती है। लेकिन राज्यों में राज्यपाल के लिए संविधान में विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन किया गया है, लेकिन इन विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग वह तभी कर सकता है जब कोई मंत्री परिषद है। बिना मंत्री परिषद के वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। हां, मंत्री परिषद है तो वो अपने विवेकाधीन कार्य भी कर सकता है। लेकिन साथियों, राज्यों में बिना मंत्री परिषद के भी एक ऑप्शन और रहता है, राष्ट्रपति शासन। जब केंद्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल और केवल मंत्री परिषद का ही ऑप्शन है, इसलिए वहां पर मंत्री परिषद हमेशा बनी रहती है। इसीलिए राष्ट्रपति शासन के दौरान जो कार्य राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंपता है वह कार्य राज्यपाल करता है, और अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता है तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसलिए वह मंत्री परिषद की सिफारिश से कार्य कर लेगा। जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो उसका इस्तीफा स्वीकार करते समय यह कह दिया जाता है कि आप नए मुख्यमंत्री बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। यहां पर एक चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है कि अब मुख्यमंत्री के पास कोई भी बड़े निर्णय लेने की शक्ति है या नहीं है। नहीं है, सीधी सी बात नहीं है। कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकता, यह समाचारों में चल रहा है। केवल इमरजेंसी में, विपत्ति में, कोई प्राकृतिक आपदा में कोई डिसीजन लेना हो तो बात अलग है। लेकिन यहां पर यह मुझे ठीक नहीं लगता, इस चर्चा का विषय का मुद्दा है ही नहीं है। क्योंकि जब आचार संहिता लग रही है तो आचार संहिता वाला मुख्यमंत्री भी तो ऐसा ही होता है। उसके पास कौन सी पावर होती है? चुनाव में वो सरकारी साधनों का उपयोग नहीं कर सकते, ना ही वह कोई नीतिगत फैसला ले सकते। वह भी केवल इसी तरह के काम कर सकता है जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री करता है। और इसके तो कई हमने उदाहरण भी देखे हैं। जब कोई मंत्री, हमने देखा है, आपने खूब चर्चा भी सुनी होगी, कई बार ऐसा हुआ भी है कि कोई मंत्री हेलीकॉप्टर से भाषण देने गया है या अपनी कोई सभा करने गया है और वापस वो कार से आ रहा है। रास्ते में या वहीं पर जैसे ही वो उस समय सभा हो रही थी, वहां पर उसी समय आचार संहिता की घोषणा हो गई। वहां जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने अपने विवेक से ये कह दिया कि श्रीमान जी, अब सरकारी व्हीकल का प्रयोग करना आपके नियमों में नहीं है, आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाइए, ये हेलीकॉप्टर अब आपका नहीं है, ये सरकारी कार्य का है। चुनाव में सरकारी किसी भी चीज का उपयोग आप नहीं कर सकते। और वो हेलीकॉप्टर खाली उड़ के अपने निश्चित स्थान पर जाता है। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वह विधानसभा का अधिवेशन बुलाए? तो बात यह है कि व्यवहार में तो ये सारे कार्य मंत्री परिषद ही करती है। मंत्री परिषद जो भी तारीख राज्यपाल को बताती है, उसी तारीख को राज्यपाल अधिवेशन बुला लेता है। क्योंकि अनुच्छेद 163 के पहले खंड में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल अपने कृत्यों को करने में मंत्री परिषद की सहायता और सलाह लेगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इस खंड में यह भी लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपने इन कार्यों में से जो कार्य वह अपने विवेक अनुसार करे, उन कार्यों को छोड़कर बाकी कार्यों में मंत्री परिषद की सलाह लेगा। लेकिन यह भी स्वाभाविक है
कि वह जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री से ज्यादा शक्ति नहीं रख सकता। अब मुद्दा यह बनता है कि अगर मंत्री परिषद अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या करें? यदि वह विधानसभा के हार के डर से राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने की सलाह ना दे तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल अपने विवेक अधिकार से विधानसभा सत्र बुला सकता है। अर्थात यह राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्ति है। 1970 में राज्यपालों की एक संगोष्ठी हुई थी। उसमें यह मत प्रतिपादित किया गया था कि विधानसभा ही सत्ता के दावेदारों का मूल्यांकन का स्थान है। मुख्यमंत्री की सलाह के विरुद्ध भी राज्यपाल को उसका आह्वान करना चाहिए, अर्थात अधिवेशन बुलाना चाहिए और विधानसभा में आकर ही अपना बहुमत साबित करें। यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि दल बदल या किसी अन्य कारण से मंत्री परिषद का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देने के लिए या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का अधिवेशन बुलाने को तैयार न हो तो राज्यपाल मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। इस तरह से समस्या का हल निकालने के लिए राष्ट्रपति ने राज्यपालों की एक समिति का गठन भी किया हुआ है कि मंत्री परिषद को या मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने के मामले में अपने सुझाव दीजिए। और राज्यपालों की उस समिति ने ये सुझाव दिए थे, कुल मिलाकर 3 सुझाव दिए थे, जिसमें पहला सुझाव ये था कि राज्यपाल ऐसे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है जहां मुख्यमंत्री अपना बहुमत सिद्ध करने में टाल मटोल कर रहा हो। नंबर 2, जहां मुख्यमंत्री सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने से इनकार कर दे वहां मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जा सकता है। और नंबर 3 ये सुझाव दिया कि जहां वैकल्पिक मंत्रिमंडल के गठन की सभी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हो वहां राज्यपाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर सकता है। अब देखो, ये बातें संविधान में नहीं लिखी है, लेकिन हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि संविधान के लिए हमें संविधान भी पढ़ना पड़ता है। हमारे इस कानून व्यवस्था पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कानूनों का भी पालन करना पड़ता है, हमें परंपराएं भी निभानी पड़ती है, न्यायपालिका के निर्णयों को भी देखना पड़ता है। अब वो बात जो हरियाणा राज्य से डायरेक्ट संबंधित है, जब बहुमत प्राप्त दल का नेता राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श देता है तब राज्यपाल को परामर्श मानना पड़ता है। सीधी सी बात है, उसके पास बहुमत है। लेकिन जब दल बदल के कारण, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, या किसी अन्य कारण से सरकार अल्पमत में रह गई है तो ऐसी स्थिति में अल्पमत में आई सरकार का मुख्यमंत्री अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है तो राज्यपाल का यह विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वह उस सिफारिश को स्वीकार करे या नहीं करे। ऐसा नहीं कि स्वीकार करे या एक ही बात नहीं, ये उसके विवेक के ऊपर है। ऐसी स्थिति में उनके विवेक के अनुसार उनके पास 3 ऑप्शन थे। पहला, राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह को मानकर विधानसभा को भंग कर दें। दूसरा, अपने विवेक अनुसार विधानसभा का सत्र बुला दे। और तीसरा ऑप्शन यह था कि वह संवैधानिक संकट की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे। इनके अनुसार, यानी राज्यपाल महोदय के अनुसार, बहुमत का कोई मामला था ही नहीं और इन्होंने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 174 के दूसरे खंड के तहत सामान्य स्थिति में मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग किया है।
और राज्यपाल महोदय का भी यही कहना है कि उन्होंने इस आधार पर ही विधानसभा को भंग किया है। धन्यवाद। अब आप निर्णय करें कि क्या सही है, क्या गलत है। नमस्कार।